अभी तक फर्जी किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की भड़काऊ बातें और इस किसान आंदोलन को पूरे देश में हिंसक बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है कि शिवसेना का भी एक नया रूप सामने आया है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना का भी संबंध इस फर्जी किसान आंदोलन से है, क्योंकि जिस तरह का संजय राउत ने संसद के अंदर भाषण दिया, उस भाषण में जो सवाल उठाए, उस सवालों पर सवाल उठ रहा है और अब शिवसेना के ऊपर एक शक जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना भी कांग्रेस की ही भाषा बोल रही है। लेकिन आज जिनके साथ आप हो, चाहे वो शरद पवार एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आप उनके साथ में आकर पूरी तरह बदलकर अब आपने कांग्रेसीकरण कर दिया है शिवसेना का। आप देखिए कि एनसीपी के हेड शरद पवार कैसी भाषा बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, अगर इसने दूसरा रूप लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब आप सरकार को धमका रहे हो। राहुल गांधी के जब दिल में आता है कुछ भी बोल देता है कि अब पूरे देश में दंगा होगा। जब भी सोनिया गांधी के मन में आता है ये कह देती है सड़कों पे उतरो, सड़कों पे आ जाओ। संजय राउत खड़ा होकर सदन में कुछ भी बकवास कर दे तो उनके ऊपर कोई केस नहीं। शरद पवार पूरी देश की सरकार को धमका रहा है, इसका मतलब आप सरकार को डरा रहे हो। आप देखिए, एक शब्द भी संजय राउत के पूरे भाषण में उन्होंने पुलिस पे हमला करने वालों पे कुछ नहीं बोला। क्यों? इसका खुलासा होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अभी तक फर्जी किसान आंदोलन को लेकर जिस तरह की भड़काऊ बातें और इस किसान आंदोलन को पूरे देश में हिंसक बनाने का प्रयास कांग्रेस कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि टूल किट के खुलासे के बाद ये लगा कि टूल किट के खुलासे में ऐसा लिखा है कि स्क्रिप्ट पहले तैयार की गई, किस नेता को क्या रोल अदा करना है। तो कांग्रेस पर शक तो पहले से था कि इस आंदोलन के पीछे कांग्रेस है, लेकिन अब ताज्जुब की बात यह है कि शिवसेना का भी एक नया रूप सामने आया है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना का भी संबंध इस फर्जी किसान आंदोलन से है और कहीं ना कहीं टूल किट में उनकी भी स्क्रिप्ट लिखी गई हो, ऐसी उम्मीद लगती है। क्योंकि जिस तरह का संजय राउत ने संसद के अंदर भाषण दिया, उस भाषण में जो सवाल उठाए, उस सवालों पर सवाल उठ रहा है और अब शिवसेना के ऊपर एक शक जा रहा है कि कहीं ना कहीं शिवसेना भी कांग्रेस की ही भाषा बोल रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं ने या टूल किट वालों ने जो खालिस्तानी मूवमेंट को चला रहे हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं शिवसेना के संजय राउत को भी तो इस तरह का कोई कांटेक्ट नहीं कर दिया कि आपको संसद में सवाल पूछना है, इसके एवज में आपको फला फला चीज मिलेगी। ये क्या मुद्दा है, ये तो संजय राउत जाने, या महाराष्ट्र की जनता को पूछना चाहिए शिवसेना से कि आखिरकार आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो जो कांग्रेस की भाषा है। आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो जो वामपंथियों की भाषा है। आप वो भाषा क्यों बोल रहे हो जो खालिस्तानियों की भाषा है। संजय राउत सदन में प्रश्न सवाल पर सवाल कर रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं सरकार पर, और वो कह रहे हैं कि साहब वो जो लाल किले पे 26 जनवरी को हुआ उसमें 200 आदमी गिरफ्तार हैं, 100 आदमी गायब हैं। भैया, शिवसेना को क्या दिक्कत है? अगर दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, पूछताछ के लिए 100 आदमी पकड़े, 200 पकड़े, 500 पकड़े, लाखों की भीड़ में अभी 100-200 पकड़े हैं, पूछताछ की जा रही है, और वो राष्ट्रद्रोह नहीं है क्या? संजय राउत सवाल उठा रहे हैं धाराओं पर कि जो वो राष्ट्रद्रोह की धाराओं में उपद्रवी पकड़े हैं, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया, लाल किले में तोड़फोड़ की, या पुलिस वालों पे हमला किया, या इसकी साजिश रची कि दिल्ली को 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस परेड के दिन डिस्टर्ब किया जाए। क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस की परेड में बाधा डालना, क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या हमारे राष्ट्र की धरोहर लाल किले पे तोड़फोड़ करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या तिरंगे का अपमान करना यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? और इस सारे एपिसोड में जितने लोग शामिल थे, अगर उन पर दिल्ली पुलिस ने एनएसए लगाया है, ऊपा लगाया है, तब शिवसेना के पेट में दर्द क्यों है? क्या शिवसेना खालिस्तानियों के साथ खड़ी है? खुल के बोलना चाहिए। और महाराष्ट्र की जनता को मैं आह्वान करना चाहता हूं और देश की जनता को भी आह्वान करना चाहता हूं कि वो शिवसेना से सवाल करे कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, संजय राउत जवाब दे कि क्या वो खालिस्तानियों के साथ खड़े हैं। यदि नहीं तो जब उन खालिस्तानियों पे कोई एक्शन हो रहा है, तिरंगे का अपमान करने वालों पे कोई एक्शन हो रहा है,
पुलिस के ऊपर हमला करने वालों पर एक्शन हो रहा है, तो वो सदन के अंदर क्यों इस सवाल को उठा रहे हैं? पुलिस को अपना काम करने दें। लेकिन वो कहते हैं कि सारी धाराएं खत्म कर दी हैं, केवल एक राष्ट्रद्रोह की धारा बची है, सब पे राष्ट्रद्रोह की धारा लगा देते हैं, पत्रकार जेल में बंद कर दिए हैं, वो राजदीप सरदेसाई का जिक्र कर रहे हैं, वो मनबीर का जिक्र कर रहे हैं, वो धर्मेंद्र का जिक्र कर रहे हैं। तो क्या ऐसे पत्रकारों को खुला छोड़ दे, मोदी सरकार उनको इनाम दे जो देश में अराजकता फैलाने वालों का साथ दे रहे हैं, जो दंगे की साजिश करने वालों का षड्यंत्र में शामिल है? क्या आप जानते नहीं है कि राजदीप सरदेसाई ने क्या जुर्म किया है? राष्ट्रपति भवन तक को भी नहीं छोड़ा उसने झूठ बोलने में। उसने फर्जी ट्वीट किया और एक स्वाभाविक एक्सीडेंट को उसने पुलिसकर्मी की गोली से मौत बताया। क्या यह दंगा भड़काने की साजिश नहीं है? क्या ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, पत्रकार के खिलाफ केस नहीं होना चाहिए? और संजय राउत जी, आपके महाराष्ट्र में, आपकी मुंबई में आपने तो पत्रकारों को पकड़कर कितनों को जेल में डाल दिया। किस बात पे? केवल आपसे सवाल पूछने मात्र से। आप कहते हो सरकार से जो सवाल पूछे उसको राष्ट्रद्रोह की धाराओं में जेल में डाल दिया जाता है। आप ये भूल गए कि आप जिस महाराष्ट्र से सांसद चुन के आए और आपने खुद शायद आदेश दिए होंगे, कितने पत्रकारों को जेल में बंद कर रखा है। आपने तो वहां चैनल चलाने वाले, अखबार चलाने वालों का जीना हराम कर रखा है। आपने उनको क्यों बंद करा? यदि मान लीजिए किसी ने बेबी पेंगुइन का सवाल कर दिया, जेल में बंद। यदि किसी ने ट्वीट कर दिया, सरकार के खिलाफ कुछ बात कर दी, उठा के जेल में बंद। किसी पत्रकार ने आपसे सवाल पूछा और आपसे नहीं पूछा, आपकी सरकार से पुलिस पर सवाल उठाए कि यदि पालघर हुआ है तो उसके दोषी क्यों नहीं पकड़े गए? 90 दिन तक चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, एक एक करके सब अपराधी छूट गए, सब जमानत पे छूट गए। तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछना चाहिए? लेकिन जिस अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा, आपने सवाल पूछने के जुर्म में उसके ऊपर धाराओं में बंद कर दिया और उसको पुराने केस जो बंद हो गए उनको उठाकर ओपन करके, मतलब किसी भी कारण से आपको उसको जेल में डालना था, आपने जेल में डाल दिया। आप बात करते हो पत्रकारों की। उन पत्रकारों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है और केस दर्ज किया है। अभी तो पकड़ा भी नहीं है सबको, एक दो पकड़े हैं, सब जाएंगे। क्या वो नहीं जाने चाहिए? जो झूठी खबर फैला रहा है, जो दंगे भड़काने में शामिल है, जो खालिस्तानी मूवमेंट के उस आंदोलन में शामिल है, क्या वो राष्ट्रद्रोह नहीं है? इस देश में आतंकवाद को पनपने देना चाहिए? संजय राउत जी बताइए। आपने तो तू कहने पर, अगर किसी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को उद्धव ठाकरे कह दिया तो आपने तो जी नहीं लगाया, आपने कहा अपमान कर दिया, आपने तो उसके खिलाफ केस कर दिया। आप बात कर रहे हो सदन के अंदर, संत बन के दिखा रहे हो और संत तुकाराम की वाणी बोल रहे हो, सॉरी संत नामदेव की वाणी बोल रहे हो और संत नामदेव का कोट करते हुए उदाहरण दे रहे हो कि संत नामदेव जी ने कहा था निंदक को अपने पड़ोस में रखिए, निंदक को जो क्रिटिसाइज करता है उसको अपनी बात कहने दीजिए। और आप कौन हैं? आपकी धरती महाराष्ट्र में जन्मे संत तुकाराम, आपने तो उनकी भाषा आपने नहीं समझी। आपकी निंदा कोई करे, आपको यह सहन नहीं होता। कितने लोगों के ऊपर केस कर दिए आपने, तो पकड़कर मुंडन कर दिया उनका। आपके गुंडे जाते थे शिवसेना के और जाकर के उस आदमी को गंजा कर दिया, अरे तूने हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा बोल दिया, और बस उसका मुंडन कर दो, किसी का मुंह काला कर दो, किसी का घर तोड़ दो। और आपने तो वृद्ध सेना के कर्मियों को नहीं छोड़ा, रिटायर पर्सन को जाके घर में पीट दिया। क्यों? उसने ट्वीट कर दिया था बस मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। आप बात कर रहे हो संत तुकाराम की, संतों की वाणी आप रट लोगे तो संत नहीं हो जाओगे। बेकार की बातें आप सदन में कर रहे हो और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आप जो है बड़े देशभक्त, बड़े संतों की बातें सुनने वाले हो, लेकिन आपका असली चेहरा सामने आ गया है। अब सारा देश जान गया है कि संजय राउत जी सदन के अंदर महाराष्ट्र की समस्या नहीं उठा रहे हैं। कोई सवाल आपका ऐसा नहीं था जो महाराष्ट्र की सरकार से संबंधित, महाराष्ट्र की जनता की समस्या अगर आप आज सदन में उठाते कि मेरे महाराष्ट्र में फलाने क्षेत्र में ये नहीं हुआ, रेल लाइन नहीं हुई, पुल नहीं बना, सड़क नहीं बनी, अरे समस्या के लिए रखा गया आपको। लेकिन आप किनकी समस्या उठा रहे हो? आप उनकी समस्या उठा रहे हो जो खालिस्तानी लोग तलवार लेकर, भाले लेकर और डंडों से पुलिस पे हमला कर रहे थे। उनको पुलिस ने चिन्हित किया, उनको गिरफ्तार कर दिया। आपके पेट में दर्द है।
उनका फेवर ले रहे हो। जिन्होंने देश को तोड़ने की साजिश की और नकली खबरें छापी, उनका फेवर ले रहे हो। आप उनकी बातें सदन में उठा रहे हो। आप ऐसे पत्रकारों पर जो फेवर ले रहे हो, जो नकली पुलिस पर आरोप लगाकर क्या सिद्ध करना चाहते थे, वो देश के अंदर आग लगाना चाहते थे। और दूसरी तरफ आप कंगना रनौत का नाम लेते हो, आप नाम ले रहे हो आप अर्नब गोस्वामी का कि बस देश में दो ही राष्ट्रभक्त हैं, बाकी सब गद्दार हैं। तो भाई कंगना रनौत को तो आपने परेशान करने में कसर छोड़ी नहीं। ये बताओ कंगना रनौत ने क्या कर दिया? अगर उसने सवाल उठा दिया, उसने अगर अपनी परेशानी बता दी, उसने नेपोटिज्म पर सवाल उठाया, उसने बॉलीवुड पर सवाल उठाया, उसने नशाखोरी पर सवाल उठाया, तब आपको क्यों दर्द हुआ? निंदा सुनते और निंदा सुन के शांत रहते। लेकिन आप निंदा सुन के शांत नहीं बैठे, आपने उसको जेल में डालने की हर कोशिश की और उसका ऑफिस तोड़ के आपने दम लिया। वो तो भला हो न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ना होती तो आज कंगना रनौत जेल के अंदर होती। अर्नब गोस्वामी फर्जी टीआरपी घोटाला, जिसका नाम नहीं है, जिसका केस नहीं है, आपने पुलिस को आदेश दे दिया कि इस आदमी को तुम्हें हर हालत में बंद करना है। ये तो भला हो न्यायपालिका का कि अर्नब गोस्वामी आज जेल के बाहर है, वरना आपने पूरा इंतजाम कर दिया था कि पूरा चैनल के पत्रकारों को अंदर कर दो और इस चैनल को बंद कर दो। राष्ट्रभक्त लोग आपको पसंद नहीं आ रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं थे संजय राउत, ना शिवसेना ऐसी थी, लेकिन आज जिनके साथ आप हो, चाहे वो शरद पवार एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आप उनके साथ में आकर पूरी तरह बदलकर अब आपने कांग्रेसीकरण कर दिया है शिवसेना का। आप देखिए कि एनसीपी के हेड शरद पवार कैसी भाषा बोल रहे हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, अगर इसने दूसरा रूप लिया तो मुश्किल हो जाएगी। मतलब आप सरकार को धमका रहे हो और किसानों को भड़का रहे हो कि आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन मत करो, उग्र हो जाओ, आतंकवादी हो जाओ, दंगे फसाद करो। तो आप पक्ष में किसके हो शरद पवार जी? तो शरद पवार के बारे में क्या संजय राउत बोलेंगे कि उन्होंने ऐसी भाषा क्यों बोली? क्यों नहीं ऐसे लोगों को राष्ट्रद्रोह के केस में जेल में डाल देना चाहिए, जो किसानों के नाम पर देश में आग लगाना चाहते हैं, देश के किसानों को भड़काना चाहते हैं। मैं तो कहता हूं कि वास्तव में जो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, यह अब केंद्र सरकार को भी कानून बदलना पड़ेगा कि जब तक ये राजनीति में बैठे हुए लोग, एमपी, एमएलए, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबके ऊपर कानून लागू होता है, लेकिन होता किसी का कुछ नहीं है। इस देश में हमने देखा तो है कि पूर्व मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, लेकिन जो सिटिंग हैं, जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इनके बड़बोले बोलों को रोकना, बंद करना संभव नहीं है। राहुल गांधी के जब दिल में आता है कुछ भी बोल देता है कि अब पूरे देश में दंगा होगा। जब भी सोनिया गांधी के मन में आता है ये कह देती है सड़कों पे उतरो। जब प्रियंका गांधी के कुछ मन में आता है ये कह देती है किसान आंदोलन अब और उग्र करो, सड़कों पे आ जाओ। संजय राउत खड़ा होकर सदन में कुछ भी बकवास कर दे तो उनके ऊपर कोई केस नहीं। शरद पवार पूरी देश की सरकार को धमका रहा है और यह कहे शरद पवार कि भाई अगर यह किसान आंदोलन उग्र हो गया तो इसका मतलब आप सरकार को डरा रहे हो, सरकार को धमका रहे हो। इतने पुराने लीडर हो आप, सीनियर, पूरा देश आपका सम्मान करता है, लेकिन आपकी ये जो बुजुर्गी है, आपकी जो ये सीनियरिटी है, ऐसे समय में आप इस तरह का बयान देंगे? क्यों? शायद आपको सूट करता है। आपकी तो कई किसानों के संबंध में आकर आप कितने सारे काम चला रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, ये सारी जनता जानती है। लेकिन आप इस कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये सूट करता है, किसानों को बहकाओ, बरगलाओ। मैं तो कहता हूं कि ये जो झूठ फैलाना है, ये जो देश में दंगे के लिए किसानों को भड़काना है या किसी भी व्यक्ति को भड़काना है, उल्टे सीधे बयानबाजी करना है। अब देश में चुनी हुई सरकार, मोदी सरकार को यह चाहिए कि ये जो ऊपा है, ये जो एनएसए है, इसमें डिफाइन करे धारा 124A में कि जो भी कोई इस तरह की बयानबाजी करेगा जिससे उग्रवाद पनपे, जिससे दंगे भड़के, जिससे देश की संपत्ति को नुकसान हो या देश की सरकार के विरुद्ध कोई ऐसा बयान हो
कि लोगों को भड़काया जाए। ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, इमीडिएट। वो जेल के अंदर बंद होने चाहिए, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या मंत्री हो। जब तक ये कानून नहीं बनेगा और इस तरह के एमपी, एमएलए और मंत्री जेल के अंदर नहीं जाएंगे, जो लोग उल्टी सीधी भाषा बोल रहे हैं, अराजकता का काम कर रहे हैं, तब तक इस देश में इन नेताओं को उल्टी सीधी बयानबाजी और भड़काऊ बातें करने से नहीं रोका जा सकता। और आपको बता दूं कि जिस तरह का यह खुलासा हुआ है कि पूरा खालिस्तानी मूवमेंट अब विदेश में बैठे हुए हैंडलर चला रहे हैं, चीन उनको फंडिंग कर रहा है, अरबों रुपए की फंडिंग हुई है, किसी को ट्वीट करने का पैसा दिया जा रहा है, किसी को आंदोलन में धरने में बैठने का पैसा दिया जा रहा है, किसी को संसद के अंदर बयानबाजी का भी पैसा तो नहीं दिया गया। ये जांच सदन के अधिकारी कराएं। मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि अब वो सदन के अंदर उल्टा सीधा बयान देने वाले लोगों की भी जांच के लिए कोई जो होता हो, ऐसा जो एजेंसी हो या जो कोई भी इस तरह की कानूनी प्रक्रिया हो कि इन नेताओं की भी जांच हो सके, तो करनी चाहिए। क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो सदन के अंदर लोग बैठे हुए हैं, सांसद या चुने हुए प्रतिनिधि, एमपी, एमएलए, मंत्री, ये सब कानूनी पेचीदगियों के कारण हर बार उल्टा सीधा बयान देना, उल्टी सीधी बातें करना और उसके बाद बच जाना। क्योंकि भाई हम तो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमें तो लोकसभा, राज्यसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ेगी, क्या क्या प्रक्रियाएं, उस प्रक्रिया में पुलिस इन तक नहीं पहुंच पाती है। तो लोकपाल को लेकर के आए थे। लोकपाल की दायरे में अगर ये आता है तो इसको भी गंभीरता से लेना चाहिए कि कौन नेता क्या बयान दे रहा है और उस बयान का क्या असर पड़ेगा। क्या ये नेता जानते हैं कि देश में इससे कितनी अराजकता फैलेगी? लेकिन ये हमेशा, आप देखिए, एक शब्द भी संजय राउत के पूरे भाषण में उन्होंने पुलिस पे हमला करने वालों पे कुछ नहीं बोला, खालिस्तान मुर्दाबाद किसी ने नहीं बोला। लेकिन सवाल उठा रहे हैं कार्रवाई करने वाली पुलिस पर। क्यों? इसका खुलासा होना चाहिए। वंदे मातरम।